आरआरबी जेई 2026 क्या होनी चाहिए कंप्लीट स्ट्रैटेजी, क्या तरीका है कि हम 2026 में अपनी जगह बना पाए। देखिए, मैं आप लोगों को बहुत बेसिक से कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताता हूं। और किसी भी एग्जाम की स्ट्रैटेजी उसके एग्जाम पैटर्न और क्या उसके एग्जाम में पूछा जाता है उस पर निर्भर करता है। जैसे कि मैंने कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस आप लोगों के लिए बनाया है और जिस जिस तरीके से बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो पूरा डिटेल्ड एनालिसिस मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि भाई जो एग्जाम पैटर्न है वो किस तरह से है। देखिए, सबसे पहले 2026 का या कभी भी आप आरआरबी जेई का पेपर देंगे, आपका सबसे पहले एक स्टेज 1 का पेपर होता है जो कंप्लीटली नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स पर बेस्ड है। अगर आप देख रहे हो तो इसमें मैथमेटिक्स के 30 सवाल है, रीजनिंग के 25 है, अवेयरनेस के 15 है और साइंस के 30 है। और सबसे पहले आपको इसको क्लियर करना होगा। उसके बाद जब आप क्लियर कर लेते हैं तो मेन स्टेज में आपको सीबीटी 2 का पेपर देने के लिए मिलेगा, जिसमें अगेन नॉन टेक तो आएगा ही, जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स इन केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल। लेकिन साथ में आपकी स्ट्रीम के 100 सवाल यानी कि सिविल से 100 सवाल भी पूछे जाएंगे। अगर आप मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल किसी और ब्रांच के तो उसके 100 सवाल होंगे। अब यहां पर सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो एक स्ट्रेटेजी नंबर 1 पर आ जाती है। वो स्ट्रेटेजी नंबर 1 क्या है? जब भी हम आरआरबी जेई के लिए प्रिपेयर करते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे सामने आता है कि सीबीटी 1 क्लियर कर लेते हैं, फिर सीबीटी 2 पर जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि सीबीटी 1 क्लियर हो गया तो ही सीबीटी 2 देने का कोई फायदा होगा, या दे ही तब पाएंगे तो उसके लिए पढ़ने का भी तब फायदा होगा। देखिए, मैं नोट पॉइंट यानी कि स्ट्रेटेजी पॉइंट 1 आपको बता देता हूं कि अक्सर ये गलती होती है और बहुत से बच्चे आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने ये चीज महसूस की होगी और आप कमेंट करके भी मुझे बताएंगे कि सर, अगर मैं आरआरबी जेई सीबीटी 1 का पेपर निकाल लेता हूं तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बीच में इतना बड़ा गैप मुझे नहीं मिल पाता कि मैं सीबीटी 2 का पूरा सिलेबस प्रिपेयर कर लूं। तो जो टाइम गैप है वो कम होने की वजह से आपके पास एडिक्वेट टाइम नहीं होता। इसलिए पहली स्ट्रेटेजी हमको कहती है कि आप जब सीबीटी 1 के लिए पढ़ना शुरू करें तो थोड़ा समय सीबीटी 2 को भी देते हुए चलें, उसका सिलेबस भी कवर करते हुए चलें। मैं ये नहीं कहता कि आप सारा समय सीबीटी 2 को दे दें। तो यहां पर आपका फोकस ऐसा होना चाहिए कि 70% समय अपना सीबीटी 1 पर लगाएं, लेकिन 30% टाइम अपना सीबीटी 2 को भी देते हुए चलें। साथ के साथ जब आपका सीबीटी 1 का पेपर हो जाए, क्योंकि आपने इसमें अच्छा समय लगाकर पूरी प्रैक्टिस करके पूरी मेहनत से पेपर दिया होगा, और जब आप पूरी मेहनत से पेपर देते हैं तो आपको यकीन होता है कि यार मेरा सीबीटी 1 क्लियर हो जाएगा, मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, और कट ऑफ एनालिसिस का वीडियो मैं आप लोगों के लिए अलग से बना दूंगा। तो उससे आपको आइडिया रहेगा कि यार हाँ यार, मेरा सीबीटी 1 निकल रहा है। और आप अपनी पढ़ाई को सीबीटी 2 के लिए सीबीटी 1 का पेपर होते ही आप कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि वो बच्चे जो सीबीटी 1 पर फोकस्ड थे, ठीक है ना, और सीबीटी 1 बहुत अच्छे नंबर से निकाला भी, जबकि सीबीटी 1 का कोई रोल नहीं है आपकी फाइनल मेरिट में। सीबीटी 1 इज जस्ट अ क्वालिफाइंग पेपर। तो अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, अच्छे नंबर स्कोर कर लेते हैं, तो आप सीबीटी 2 में जो नंबर स्कोर करेंगे उसी के बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट बनती है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके पास एक तो सही समय नहीं था, इसलिए आपका सीबीटी 2 छूट रहा था। सीबीटी 1 क्लियर भी कर लिया तो सीबीटी 2 नहीं निकल पाता। ठीक है, बहुत से बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। और एक यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम आती है कि अगर मैं सीबीटी 1 के साथ सीबीटी 2 लेके भी चलूं तो भाई मेरे को प्रॉब्लम आ जाती थी। तो इसीलिए हमने कहा कि भाई आप सीबीटी 1 के साथ 70% समय बिताएं, सीबीटी 2 के साथ 30% समय बिताएं, और सीबीटी 1 का एग्जाम होते ही, सीबीटी 1 का एग्जाम कंप्लीट होते ही आप सीबीटी 2 पर अपना 100% समय शिफ्ट कर देंगे। ठीक है ना, और यहां 0 हो जाएगा। इससे आप अपनी स्पीड भी बढ़ा पाएंगे और सीबीटी 2 का सिलेबस भी पूरी तरह से कवर कर पाएंगे। तो ये पहली स्ट्रैटेजी है। अब इसके बाद जो आप सीबीटी 2 के लिए पढ़ेंगे, तो जैसे सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, ठीक है ना, किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आते हैं ये पता होना चाहिए। 2024 का पेपर 3 शिफ्ट में हुआ था दोस्तों। 2 शिफ्ट में होना था लेकिन एक शिफ्ट कैंसिल हो गई तो री एग्जाम हुआ था, और 2025 का भी ये रहा। अब इसके अंदर एक चीज आपको बता देता हूं, पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूं कि भाई आरआरबी जेई से बड़ा सिलेबस सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी और एग्जाम का नहीं है। सबसे बड़ा सिलेबस अगर टेक्निकल का किसी जेई एग्जाम में आता है तो वो आरआरबी जेई। और आप नंबर ऑफ सब्जेक्ट ऊपर से नीचे तक लिखे हुए देख रहे होंगे, इससे अंदाजा भी आपको लग रहा होगा।
इसमें जो मेजर और मुख्य सब्जेक्ट की तरह उभर कर आता है वो है आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। 29 नंबर, 28 नंबर, 29 नंबर, 21, और आप देखेंगे 2025 में जबकि इसका नंबर हल्का सा ड्रॉप ही हुआ है, ठीक है ना, लेकिन ये हमेशा थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है और 2026 के पेपर में फिर 28-29 नंबर का आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये रिपीटेड मैनर में हाईएस्ट वेटेज बनाकर चल रहा है। जो बिल्डिंग मटेरियल जिस पर आप बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं आरआरबी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका मात्र वेटेज 4% है, यानी कि 4 मार्क्स का, अगर आप देखें 5, 6, 4, 4, जबकि कंक्रीट अकेला इतनी बढ़त लेकर चलता है कि 4 नंबर का पूछा जाता है लगभग हर शिफ्ट में। और अगर आप बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और कंक्रीट को मिला लें तो आपके पेपर का एक मुख्य हिस्सा इसी से बन जाता है। इसके अंदर एक नया सब्जेक्ट और भी जुड़ता है, दैट इज एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, ठीक है ना, जो कि 6, 9, 8 नंबर का पूछा जा रहा है। और अगर आप टोटल कर लें तो बिल्डिंग मटेरियल, कंक्रीट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और एडवांस को मिला करके ये आपके पेपर के 40 प्लस नंबर, यानी कि 40% से ज्यादा का जो है ओवरऑल टोटल हर शिफ्ट में हर साल बना रहा है। इसलिए आपका सबसे प्राइम फोकस ये हिस्सा होना चाहिए अगर आप आरआरबी जेई सीबीटी 2 या फिर आरआरबी जेई 2026 को क्लियर करना चाहते हैं। फिर अगर आप देखिए तो बाकी के सारे सब्जेक्ट्स वही सब्जेक्ट हैं जो आप एसएससी जेई या किसी और सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। और इसमें आप ये देखेंगे तो कोई एक थोड़ा ज्यादा वेटेज बना रहा है तो वो एस्टिमेट है, कोई थोड़ा और ज्यादा वेटेज बना रहा है तो वो सॉइल मैकेनिक्स है, ठीक है ना, कोई और थोड़ा ज्यादा वेटेज बना रहा है तो फिर वो अपने आप से कोई भी आ जाता है। लेकिन बाकी हर पे सब्जेक्ट को आप देखें 2 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर का ही पूछा जा रहा है, तो इसमें बहुत बड़ी बढ़त नहीं है। अच्छा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स ने भी अपने आप को एक आध शिफ्ट के अंदर साबित किया है एज अ मुख्य सब्जेक्ट, यानी कि मेजर सब्जेक्ट, तो आप उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। स्ट्रक्चर वाला पार्ट कभी आता है, कभी एक आध नंबर। ऑटो कैड जो कि एक सेपरेट सब्जेक्ट है, जो कि आपको हर एग्जाम में नहीं मिलेगा, वो इस एग्जाम में पूछा जा रहा है और हर बार 4 नंबर का आ रहा है, ठीक है ना, तो ऑटो कैड पर भी आपको अपनी जो है पकड़ बनाकर रखनी होगी आरआरबी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सवाल एक और भी यहां पर आ जाता है कि सर ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में क्या क्या आता है। देखिए, सबसे पहली बात, कई बच्चों का सवाल ये आता है कि सर आरआरबी जेई का पेपर का लेवल कैसा होता है। देखिए, इसमें ज्यादातर सवाल जो होते हैं वन लाइनर होते हैं, हालांकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, तो यहां पर गेम है कवरेज का, यहां पर गेम डेप्थ का नहीं है, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं, 2024 हो जाए 2025 हो, मैं इसको कहते हुए बिल्कुल नहीं घबराता, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको किसी ने नहीं पढ़ाया। एक आध टीचर्स हैं, ठीक है ना, जिन्होंने थोड़ा बहुत फिर भी आपको बताया है, वरना किसी ने नहीं बताया मेरे अलावा। 2024-2025 में इकलौता मैंने ही इसके ऊपर सबसे ज्यादा कमांड की है। यही वजह है 2024 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन आरआरबी जेई में मेरे पास से रही, और शर्तिया तौर पर 2025 का रिजल्ट आने पर भी आपको यही रिपीट होता हुआ नजर आएगा, और 2026 में भी हम इस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे, क्योंकि मेहनत हमें आगे लेकर जाती है, ठीक है। अब मैं इसमें एक थोड़ा सा और डिटेल्ड एनालिसिस आपको देता हूं। पूरे पेपर के अंदर लगभग 2 से 4% न्यूमेरिकल होते हैं, मतलब 2-4 न्यूमेरिकल आते हैं। ये पेपर न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं है। इसमें न्यूमेरिकल वाला, कैलकुलेटर वाले सवाल तो छोड़ ही दो, न्यूमेरिकल तो बहुत ज्यादा फोकस नहीं रहते, थोड़े बहुत स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आ जाते हैं, किसी में थोड़े ज्यादा किसी में कम, लेकिन आप ऑन एन एवरेज इसका 12-13 नंबर का एवरेज मान के चलिए स्टेटमेंट बेस्ड सवाल होगा, और वो भी बहुत बड़े स्टेटमेंट बेस्ड सवाल नहीं होते। इसमें ज्यादातर सवाल, जैसे कि मैंने बोला, वन लाइनर आते हैं। एक दो सवाल पिक्चर बेस्ड भी आ जाते हैं कि आपको कोई फोटो दे दी और पहचानने के लिए बोल दिया, जैसे 2025 के पेपर में कंक्रीट बिल्डिंग ड्राइंग के अंदर जैसे कंक्रीट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फोटो दे दिया, कहा पहचान के बताओ ये किस मटेरियल के लिए हम रिप्रेजेंटेशन। एक एसएफडी का डायग्राम दे दिया, बीएमडी का डायग्राम दे दिया और कहा कि भाई आप मुझे इसकी वैल्यूज इवेल्युएट करके बताओ। तो इस तरीके से भी सवाल आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बहुत अलग अलग छोटे छोटे हिस्से हैं, कहां से कितने सब्जेक्ट में किस टॉपिक से सवाल आ रहे हैं, मैंने इतना डिटेल्ड एनालिसिस कर रखा है ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी रहे। तो आपको ये मैं पूरा पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है ना। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप सिविल बाय शुभम सर ऑफिशियल में जा सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है,
ठीक है ना। तो आप वहां जाएंगे, क्लिक करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, वहां पर मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा और हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक से कितने कितने सवाल कहां से आ रहे हैं, ठीक है ना, ये भी आपको पता चल जाएगा। 2024 में कहां से आए, 2025 में कहां से आए, सो दैट कि आपको बिल्कुल ये क्लैरिटी के साथ पता हो कि मुझे किस सब्जेक्ट पर कितना फोकस करना है। जैसे एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक है, ये अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो एक प्लास्टिक एंड फाइबर से आया है, 3 सवाल एडवांस कॉन्क्रीटिंग से, कॉन्क्रीट से नहीं कह रहा हूं मैं, एडवांस कॉन्क्रीटिंग से, कॉन्क्रीट के तो 4 सवाल अलग हैं, यानी कि सिर्फ कॉन्क्रीट और एडवांस कॉन्क्रीट को मिला लूं तो 7 सवाल हैं पेपर के अंदर, ठीक है ना। फिर एक फोमवर्क से आया है, एक होस्टिंग एंड कन्वेइंग इक्विपमेंट से आया है, 2 अर्थ मूविंग मशीनरी से आए हैं। तो हर बार एक आध सवाल जो है आप देख रहे हैं कहां कहां से अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। अब जैसे आप देखेंगे पिछली बार बिटुमेन पेवर से आया था, इस बार नहीं आया, पिछली बार आर्टिफिशियल टिम्बर से आया था, इस बार नहीं आया, ठीक है। तो कभी किसी टॉपिक से सवाल पूछ रहा है, कभी किसी से। तो दूसरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करना है आरआरबी जेई के लिए, वो अब आपको मालूम है। दूसरा, उसी के अकॉर्डिंग आपको बढ़ना है, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि सिर्फ इतना सा पार्ट आपका लगभग 50% पेपर फॉर्म करने के यहां पर आगे है। अब आपको अगर आरआरबी जेई के लिए प्रिपेयर करना है, इस चैनल के ऊपर मैं आप लोगों को पूरी गाइडेंस देने वाला हूं। मेरी अगर आपको किसी भी तरह की सपोर्ट चाहिए तो आप ईमेल कर सकते हैं मुझे support@civilbyshubhamsir.com पर, ठीक है ना, और आपकी हर बात मुझ तक पहुंचेगी। रही बात पीडीएफ की, रेगुलर अपडेट्स की, आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, सिविल बाय शुभम सर ऑफिशियल, इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। और देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आने वाले समय में आपके लिए एक वरदान की तरह साबित होगा, क्योंकि हम जी तोड़ मेहनत करने वाले हैं एईजे एग्जाम्स में, ताकि बच्चे अपने सपनों को पूरा कर सकें। और मैं बता दूं कि 13 तारीख को आप लोगों के लिए आरआरबी जे 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बिग रिवील सेशन है, जिसमें कि आप देख भी पा रहे होंगे कि मैं 13 अगस्त को आप लोगों के लिए चीजें रिवील करने जा रहा हूं। सो बी द पार्ट ऑफ दैट सेशन, ठीक है ना। अपनी अपनी प्रेजेंस को जरूर मार्क करें इस सेशन को लाइक करके, क्योंकि आप देखेंगे 324 स्टूडेंट्स ऑलरेडी अपनी प्रेजेंस को इसमें मार्क कर चुके हैं, ठीक है। तो ये अब इसके बाद भी आपको लगता है कि आरआरबी जेई को लेकर आपके कोई डाउट है, क्योंकि देखो मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस भी दे दिया, आपको ये भी बता दिया कि सीबीटी 2 या बाकी की आपकी क्या स्ट्रैटेजी रणनीति रहनी चाहिए, ठीक है ना। एग्जाम पैटर्न से लेकर हमने हर चीज की बातचीत करी। अभी भी बहुत से डाउट हो सकते हैं जो आपके पेंडिंग हो, आप वो सभी डाउट्स वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मैं आपकी हर बात को जान सकूं और उसके हिसाब से ही आपके लिए आगे की प्लानिंग कर सकूं और आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।